वो भी योगात्मक यौगिकों के उदाहरण हैं। योगात्मक यौगिक वे यौगिक कहलाते हैं जो दो लवणों या दो यौगिकों से मिलकर बने होते हैं। जब दो यौगिकों को समान मात्रा में लेकर उनको मिलाकर उनको जब गर्म किया जाता है तो उनसे बनते हैं। तो योगात्मक यौगिक जो होते हैं वो अपने दो प्रकार के होते हैं। योगात्मक यौगिक उसमें आपके दो आते हैं, एक आता है दिक् लवण और एक आपके आता है उपसहसंयोजक यौगिक। उपसहसंयोजक यौगिक दिक् लवण के उदाहरण जो है बात करें, ये दोनों ही दिक् लवण के उदाहरण पूछे जाते हैं। तो याद रखें Fe2SO4 का होल थ्राइस, NH4 का होल ट्वाइस, SO4.6H2O। अब देखिए दिक् लवण क्या होते हैं कि जल में घुलने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं। जैसे जो ये फिटकरी है K2, वे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं लेकिन अपनी गलित अवस्था में अपने आयनों के गुण अलग से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि अपने ठोस अवस्था वाले गुणों को गलित अवस्था में ये जो है खो देते हैं, वो आपके दिक् लवण कहलाते हैं। जबकि जो उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं वो ठोस और गलित अवस्था दोनों में ही इनके गुण समान होते हैं और ये अपने आयनों में जल में नहीं टूटते हैं। इसका सबसे सिंपलेस्ट उदाहरण जो हो जाएगा वो जाएगा K4CuCN का होल 6। जैसे देख लीजिए, इसको जब अपन जल में घोलते हैं तो ये जल में घुलकर सिंपल बस दो आयनों में K4 प्लस और प्लस CuCN का होल 6 और -4 आयनों में टूटता है। तो अपनी ये गलित अवस्था और ठोस अवस्था, ये है गलित अवस्था, अपनी गलित अवस्था और ठोस अवस्था दोनों ही ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। जबकि ये अपनी ठोस अवस्था में अलग गुण प्रदर्शित करते हैं और गलित अवस्था में अलग प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गए आपके दिक् लवण और उपसहसंयोजक यौगिकों का वर्गीकरण, दोनों में अंतर। अब अपन सिंपल अपने को उपसहसंयोजक यौगिक परिभाषाएं व कुछ शब्द। उपसहसंयोजक यौगिकों को विशिष्ट प्रकार से यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए उपसहसंयोजक यौगिकों को प्रदर्शित करने के कुछ नियम है। देखिए, एक बड़ा ब्रैकेट होता है, इस बड़े ब्रैकेट को समनव्य मंडल या संकुल मंडल कहा जाता है। समनव्य मंडल के बाहर जो आयन रहते हैं उन सब आयनों को साधारण आयन कहा जाता है। तो देख लीजिए, जैसे K4 अगर है तो ये साधारण धन आयन कहलाएगा। अगर इधर होता और संकुल मंडल इधर होता तो इधर वाला साधारण ऋण आयन कहलाता है, ठीक है। और अंदर जो धातु होता है उसे केंद्रीय धातु या केंद्रीय धातु आयन कहा जाता है। जैसे ये है Fe को कहेंगे केंद्रीय धातु आयन। और केंद्रीय धातु आयन से जो परमाणु या परमाणु के समूह जुड़े हुए रहते हैं उन्हें लिगेंड कहा जाता है। जैसे देख लीजिए, Cn का जैसे ये 3 कर लेते हैं और Cl3 और कर लेते हैं, तो ये लिगेंड कहलाएंगे आपके, लिगेंड। तो इस प्रकार से एक जो उपसहसंयोजक यौगिक होता है उसमें 4 चीजें होती हैं आपके यहाँ पे दी हुई होती है, जो एक एक करके पता होना चाहिए। बाहर वाला जो होता है उसको साधारण धन आयन कहते हैं, अंदर जो होता है धातु उसे केंद्रीय धातु आयन कहते हैं और बचे हुए को लिगेंड, और ये जो बड़ा ब्रैकेट होता है इसको समनव्य मंडल कहते हैं। अब देखिए, एक एक करके अपन इन सभी को परिभाषित करेंगे। एक शॉर्ट तरीका हो गया जिससे अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यह है एक नव्य मंडल में उपस्थित वे धातु जिनमें रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं तथा लिगेंड के साथ
जुड़कर या लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं, उन सभी को अपन केंद्रीय धातु आयन कहते हैं। ठीक है, तो समनव्य मंडल में उपस्थित धातु लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। केंद्रीय धातु आयन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये केंद्रीय धातु आयन हो गया। इसके बाद में पढ़ेंगे लिगेंड। देखिए, लिगेंड जो है समनव्य मंडल में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के वे समूह होते हैं जिनके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं और केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर केंद्रीय धातु आयन के साथ उपसंयोजक बंध बनाते हैं, अपने कहलाते हैं लिगेंड। तो देखिए, लिगेंड जो है, लिगेंड केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उसके साथ उपसंयोजक बंध बनाते हैं। लिगेंड कहलाते हैं। अब देखिए, लिगेंडों का वर्गीकरण करते हैं यहाँ पे। तो लिगेंडों में पाए जाने वाले दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंडों को अपन बहुत सारे के भागों में या वर्गीकृत कर सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला परमाणु उपस्थित है तो इस प्रकार के लिगेंड एक दंतुक लिगेंड कहलाएंगे। अगर दो दाता परमाणु उपस्थित है तो उन्हें द्विदंतुक लिगेंड कहेंगे। अगर तीन देने वाले हैं तो त्रिदंतुक। इसी प्रकार से 4, 5 और 6 तक अपन यहाँ पर लिगेंडों का अध्ययन करेंगे।